आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास को अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि बिहार में कैसे यूरोपीय कंपनी का प्रवेश हुआ और फिर जनजाति विद्रोह में बिहार की क्या भूमिका रही। 1857 की क्रांति और बिहार से जुड़े तथ्यों को देखेंगे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे और फिर लास्ट में हम पृथक बिहार का गठन कैसे हुआ इसको हम देखेंगे। चलिए, यूरोपीय कंपनी का प्रवेश कैसे हुआ बिहार में ये देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव के माध्यम से आए। ये नाव के माध्यम से हुगली से पटना आए और पटना जब आए तो ये व्यापारी के रूप में आए थे और वे यहाँ से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाला आदि का व्यापार करना शुरू कर दिए और यहाँ से इन सभी वस्तुओं का व्यापार करते थे। ये 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में डचों ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि जो था वो सूती वस्त्र और सोरा आदि के उत्पादन में था, आदि का व्यापार करने में था, सूती वस्त्र और सोरा आदि में। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया, लेकिन 1621 में वो बंद हो गया। उन्हें व्यापारी केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो हुआ 1651 में मिला। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार जब आया तो उसने देखा कि यहाँ जो व्यापार की संभावनाएं बहुत अच्छी है और उसने डच कंपनी को व्यापार करते हुए भी देखा। अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय में स्थित था। डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी जो था उसी के समीप में अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। मुगल शासक फारूक सियार 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दिया। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दरअसल फारूक सियार जब बीमार था, एक घाव से पीड़ित रहता है, तो एक ब्रिटिश डॉक्टर हैमिल्टन इसका इलाज करता है और यह ठीक हो जाता है। इससे प्रसन्न होकर फारूक सियार ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिशर्स को यह अधिकार देता है कि आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं और इतना ही नहीं, इसके द्वारा जो सिक्का जो था इसके पास वो भी अब मान्य कर दिया, यानी इसके देश का जो सिक्का रहेगा या इसके पास जो सिक्का है वो भी अब यहाँ पे मान्य होगा, यानी चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम नेपाल का पैसा लाते हैं तो इंडिया में आम दुकान नहीं लेगा, यानी यहाँ नहीं चलेगा। तो उस तरह से पहले इसका भी सिक्का जो था वो नहीं चलता था एक तरह से, लेकिन फारूक सियार के आदेश के बाद इसका सिक्का भी अब चलने लगेगा। तो इसी को बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। बंगाल, बिहार और अंग्रेज कंपनी यानी अंग्रेज जो कंपनी थी उसको 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। जैसे मान लिए, कहने का मतलब है कि मुगल बादशाह जो थे उन्होंने तो आदेश दे दिया, लेकिन वहीं पे बंगाल में अगर हम देखें तो वहाँ पे उस समय शासक थे अलीवर्दी खान और वो अब क्या कर रहे थे कि मुगलों से स्वतंत्र होकर अब अपना सत्ता चला रहे थे। तो जब इनके देश में जब हम माने इनके क्षेत्र पर जब जाएगा ब्रिटिशर्स तो अपने जो भी अधिकार मिला है उसका तो ये प्रयोग करेगा। तो इससे तो ये बंगाल का जो नवाब है उसको तो तकलीफ होगा ही। मान लिया अब कोई भी अगर आपको अगर देता है कुछ अधिकार और उसको हम मानेंगे ही नहीं तो हम मानेंगे नहीं तो हम आपको तो विरोध करेंगे ही। वही बात था बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का मुद्दा। तो अब स्वाभाविक संघर्ष शुरू होगा ही। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाता है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के
बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला जो रहता है वो नवाब बनता है। और 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई होता है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। दरअसल 23 जून 1757 को प्लासी का लड़ाई जो होता है उसमें सिराजुद्दौला का सेनापति, जिसका नाम मीर जाफर रहता है, वो ब्रिटिशर से पहले ही मिल चुका रहता है और उसे पहले ही समझौता कर चुका रहता है कि इस लड़ाई में वो ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देगी। और युद्ध खत्म होने के बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समझौता किया जाता है। समझौता के अनुसार जब मीर जाफर लड़ाई में साथ देता है अंग्रेजों का, यानी कि वो लड़ता ही नहीं है, एक तरह से सेनापति ही जब हाथ खड़ा कर देता है, तो ये लड़ाई सिराजुद्दौला हार जाता है। हारने के बाद में दरअसल ये लड़ाई नहीं था, एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे ही अगर गया मैदान में, युद्ध मैदान में, लेकिन दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, बस ऐसे ही पता चल गया कि जैसे ही इसका सेनापति ही सरेंडर कर दिया, एक तरह से ये लोग सरेंडर कर दिए लड़ाई लड़ने से पहले ही। तो इसमें मीर जाफर को फिर नवाब बना देता है ब्रिटिशर्स अपने वादे के अनुसार। किंतु अब तो ये कठपुतली उसकी बन गई ना, अगर आपको कोई बना देता है, जैसे कहने का मतलब है कोई अगर सीएम अगर किसी को आप बना देता है, जबकि सत्ता का पावर किसी और के पास में है, विधायक की शक्ति उसके पास में है, लेकिन हम किसी दूसरे को अपने स्थान पे बना देते हैं कुछ कारणों से, तो वो जो व्यक्ति जो बनेगा वो तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा ना, हम जैसे कहेंगे उसी के अनुसार। तो वही बात था ब्रिटिशर्स और मीर जाफर के बीच में। तो ब्रिटिशर्स जो थे भले मीर जाफर को बना दिए नवाब, किंतु चलता तो उन्हीं का था, यानी कि बंगाल का जो कोष था पैसा का, वहाँ से पैसा निकाला जाता था, उनसे उगाही किया जाता था मीर जाफर से अनलिमिटेड बहुत ही मात्रा में। इस तरह से मीर जाफर जब देखता है कि यार यहाँ से तो बहुत सारे पैसा हमसे डिमांड किए जा रहा है, धीरे पर धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डिमांड तो कम होते ही नहीं जा रहा है, तो इन्होंने थोड़ा विरोध भी जताया। तो इन्होंने सोचा कि अब ये आनाकानी कर रहा है, इससे अच्छा है कि इसके जो दामाद है उसी को हम बना देते हैं, वो बनेगा फिर नया से तो वो उतना विरोध नहीं करेगा। तो इससे मीर कासिम को फिर बना देता है। मीर कासिम को जब नवाब बना देता है तो मीर कासिम इन बातों को भली भांति समझता है, तो इसने देखा कि हम इसके पास में है ब्रिटिशर्स के, तब ना ये इतना इतना ये डिमांड कर रहा है, चाहे बार बार पहुंच जा रहा है, तो क्यों ना इससे हम दूरी बना ले। तो इस दूरी को बनाने के लिए इसने अपना फैसला लेता है कि हम राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसने क्या करता है कि अपना राजधानी को मुंगेर ट्रांसफर कर देता है। मुंगेर जब ट्रांसफर कर देता है और उसके साथ ही ब्रिटिशर्स को जो अधिकार मिले थे मुक्त व्यापार करने का, तो इसने देखा कि क्यों ना हम जो यहाँ के व्यापारी है उनको भी ये टैक्स छूट दे देते हैं। तो उसने यहाँ के जो स्थानीय जो व्यापारी रहते हैं उसको भी ये छूट प्रदान कर देता है, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगता है। एक तरह से अब उसका कंपटीशन जो है वो बढ़ गया। तो इसी का विरोध में फिर इन्होंने मीर कासिम से नवाब का पद छीनकर यानी हटा देता है और फिर मीर जाफर को पुनः नवाब बना देता है। होता है ना कि यार इससे तो जब आप किसी से पहले से दोस्ती में थे, लेकिन आप उससे फिर दोस्ती तोड़ देते हैं और फिर दूसरे किसी से करते हैं, तो फिर कुछ दिन बाद आपको एहसास होगा यार इससे अच्छा तो पहले वाला ही था। तो यही बात इसको एहसास होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इसने फिर मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को फिर से नवाब बना देता है। लेकिन अब मीर कासिम जो नवाब बना था, अब वो भी तो चुपचाप बैठने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया कि 1763 में पटना पहुंच जाता है भागकर, पटना आ गया। और पटना आने के बाद में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर धावा बोल देता है और उस पर अधिकार कर लेता है। और उसके बाद में अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों की त्रिगुट सेना बनता है, तीनों की संयुक्त सेना बनता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की अगर बात किया जाए तो इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो कर रहा था
वही त्रिगुट सेना की अगर बात किया जाए तो इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, जिनको वर्तमान पद से हटा दिया गया था, लेकिन यही नेतृत्व कर रहे थे। इन तीनों की नेतृत्व जो है मुगल बादशाह के द्वारा प्रदान किया जा रहा था, लेकिन त्रिगुट सेना की पराजय होता है और ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस जीत के बाद में शाह आलम द्वितीय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो संधि करती है। इलाहाबाद की दो संधि होती है इनमें, जो कि पहला संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्र का दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल के लिए राजा खान को, बिहार के लिए सिताब राय को और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया जाता है इन दीवानी अधिकारों को संचालित करने के लिए कंपनी के द्वारा। ये जो संधि होती है उनमें अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है। और दूसरा फिर जो संधि होता है वो 16 अगस्त 1765 को होता है, और ये संधि होता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। दरअसल इस युद्ध को हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में संयुक्त सेना की पराजय होता है। संयुक्त सेना की पराजय होती है, यानी हार होती है। और 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलता है, और बदले में वार्षिक यानी सालाना दिया जाता है 26 लाख रुपए। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी लगान वसूलने का अधिकार मिल जाता है। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के बीच एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया जाता है, और 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी की द्वारा नायब दीवान बनाया जाता है। 1770 ईस्वी में बंगाल, बिहार के क्षेत्र में भीष्म अकाल पड़ता है 1770 में, जिसमें पटना, भागलपुर, दरभंगा, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, भागलपुर और फिर मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा, इन सभी क्षेत्रों में इसका विशेष प्रकोप देखा गया, भयंकर प्रकोप रहता है। और फिर 1783 में पुनः दोबारा अकाल पड़ता है, जिसमें अधिकारी जो रहते हैं जॉन शोर, इन्होंने एक अन्नागार निर्माण करने का सुझाव देता है, और इन सुझावों पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण किया जाता है। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए, जिनमें बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित है। विद्रोह वर्ष, क्षेत्र, नेतृत्व। तमार विद्रोह 1789 से 94 तक छोटा नागपुर एरिया में देखा गया, ये यानी वो उस क्षेत्र पे हुआ। और चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में पलामू क्षेत्र में हुआ, जिसका नेतृत्व भूषण सिंह प्रदान कर रहे थे। हो विद्रोह 1820 से 21 में सिंह भूमि वाले क्षेत्र पे हुआ था, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं है। और कोल विद्रोह 1831 से 32 छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, बुद्धो भगत यहाँ नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और संथाल विद्रोह 1855 से 56, जिसमें संथाल परगना में हुआ था, सिद्धू कान्हू और चांद्र भैरव इसका नेतृत्व प्रदान किए थे। सरदारी विद्रोह की अगर बात किया जाए तो 1858 से
95 के बीच में छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र पर देखा गया। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 में छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 गुमला में वाले क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व जातरा भगत कर रहे थे। संथाल विद्रोह 1857। संथाल विद्रोह की अगर बात किया जाए तो 1857 की क्रांति के पुनः बाद 1857 की क्रांति के तुरंत पहले हुआ था। सॉरी, संथाल विद्रोह जो हुआ था 1857 की क्रांति के तुरंत पहले, यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक क्षेत्र में हुआ, जिसे दामान ए कोह के नाम से जाना जाता था। यह जनजातीय शोषणों के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजाति विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोग यानी जिसको दीकू बोला जाता था, दीकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था के परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 और संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था। यह जनजाति विद्रोह में सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण यानी बाहरी द्वारा शोषण, खूंटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने स्वयं को सिंगबोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्मा सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का तीव्रतम जो रूप था वो 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1800 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है जेल में। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंटकटी व्यवस्था पुनः लागू हो जाता है। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 भी पारित किया जाता है। 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह और आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसका प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद रायबरेली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 प्रमुख केंद्र थे। प्रथम केंद्र जो था सीतना, जो कि पश्चिम सीमा पर था सीतना, और दूसरा केंद्र था पटना। पटना केंद्र से स्वयंसेवकों और धन को सीतना वाले क्षेत्र में ले जाया जा रहा था, यानी भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधित्व चुने, जिनमें इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन था। बंगाल का फरायजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला और 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास एवं मृत्युदंड की सजा दी गई और अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह। बिहार में सोरा उत्पादन वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादक मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर यानी वैशाली वाले क्षेत्र में होता था। बिचौलियों द्वारा कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे और मुनाफा स्वयं रख लेते थे। दरअसल होता ये था, ये बिचौलिया था, ये नोनिया थे और ये ब्रिटिशर्स थे। तो जो कच्चा जो
कच्चा जो सोरा जो होता था, तो उसको क्या करता था, बिचौलिया ले लेता था नोनिया समाज से और इसके बाद में ये दे देता था ब्रिटिशर्स को, और पैसा पहले ये लेता था और फिर इनको लेने के बाद में इसको देना पड़ता था। लेकिन इन्होंने जो मुनाफा जो होता था, अधिकतर मुनाफा ये खुद रख लेता था और इनको नहीं देता था। तो इन्होंने क्या क्या किया, बिचौलिया को हटा कर डायरेक्ट ही इन्होंने सोचा कि डायरेक्ट ही हम क्यों नहीं देते। तो इसी बात का विरोध फिर ब्रिटिशर्स करते हैं, यानी ब्रिटिश के द्वारा किया जाता है, और फिर नोनिया समुदाय विद्रोह कर देता है जिसे, और अंततः अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता था। परिणामस्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचने शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने इसका रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देना प्रारंभ कर दिया या देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देने का निर्णय लिया। 1857 की क्रांति। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहनी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट कर्नल लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांड मारा गया। रोहनी के विद्रोह में मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिनका नाम पीर अली रहता है, उन्होंने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दिया और उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिला में प्रवेश किया और जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को से मिलने मैंने उनसे मिलकर विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए आग्रह किया। शाहाबाद क्षेत्र इन क्षेत्र एरिया को बोला जाता था। तो क्या है कि दानापुर से 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया और सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश किया। और फिर भोजपुर आरा पहुंचते हैं और फिर जमींदार कुंवर सिंह से, जगदीशपुर के वो जमींदार रहते बाबा कुंवर सिंह, उनसे मिलकर विद्रोह प्रारंभ करने के लिए आग्रह करता है। फिर 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू कर देता है। सारण, तिरहुत, पटना इन क्षेत्रों में और चंपारण यानी इन क्षेत्रों में सैनिक शासन लागू कर देता है। विद्रोही सैनिकों का एक झुंड भागलपुर तथा गया विद्रोही सैनिकों का एक झुंड जो है भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। एक झुंड जो रहता है वो भागलपुर पहुंच जाता है और फिर गया, और यहाँ से 400 कैदियों को मुक्त करा देता है और उसके बाद टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए भी लूट लेता है। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोली बारूद बनाने के कारखाना स्थापित किया और 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया और कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा, बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचते हैं और अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 को कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध लड़े
उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया और 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित कर दिया। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पर है। उनको पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह के बायां हाथ घायल हो जाता है। उन्होंने अपने बायां हाथ को काट देता है और गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और प्रवाहित करते हुए कहते हैं, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई अमर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया या नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरा भाई हरि किशन सिंह ने उनका पूर्ण सहयोग किया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। नवंबर 1858 में अंग्रेज अधिकारी पुनः स्थापित हो गया। नवंबर 1858 तक अंग्रेज अधिकार जो है वो पुनः स्थापित हो जाता है। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान देने की घोषणा कर किया, परंतु अमर सिंह को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में एओ होमियू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से इसमें कोई प्रतिनिधि जो था वो शामिल नहीं था। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ उसमें बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार में हुए कांग्रेस का अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। बांकीपुर पटना आर.एन. माघोलकर इनके अध्यक्षता किया था। 37वां अधिवेशन होता है 1922 में गया में। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। और 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़, जो कि वर्तमान झारखंड में पड़ता है, में हुआ था, जिनमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नेतृत्व यानी अध्यक्ष थे। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को होता है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया इसका घोषणा और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोध आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। और विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया जाता है। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया जाता है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। दरअसल मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्लान बनाता है और उन्होंने गाड़ी पर बम फेंकने का निर्णय लिया था, किंतु गलती से इनकी जो बग्घी था या गाड़ी था वो न आकर कैनेडी वकील रहता है, प्रिंगली कैनेडी, इनकी गाड़ी आ जाता है, जिनमें इनकी पत्नी और पुत्री भी सवार रहती है और इनमें इसको उड़ा दिया जाता है, जिनमें कैनेडी और इनके पत्नी और पुत्री आने सपरिवार खत्म हो जाते हैं। बम कांड में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी जब पुलिस से घिर जाता है तो अपने को खुद को शूट कर लेता है और इस घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन पकड़ कर समस्तीपुर जब भाग निकलते हैं तो प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि चारों तरफ से जब पुलिस से घिर जाता है तो वो खुद को गोली मार लेता है। लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। होम रूल लीग आंदोलन और बिहार 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में
मद्रास में मद्रास में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग स्थापना किया जाता है। यह साबित किया हुआ बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किया जाता है। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिंह उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917 चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना दे रही थी। वही आर्थिक रूप से शोषक भी थे। 1916 में कांग्रेस के मुरली भरहवा गांव लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ला इस समस्याओं पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रण किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण यानी मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू.जे. हार्डकॉर्क ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया और धारा 144 का उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दिए। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेगोरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी और राजा हर प्रसाद नारायण सिंह, डी.जे. रीड और जी. रैनी आदि के अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की और इस प्रकार गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह का प्रयोग जो था वो सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रणधीर, धरणीधर और फिर मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे।
कहाँ पे हुआ था? तो मुंगेर में। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था तथा उनका समाधान करना था। बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। प्रथम जो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ वो सोनपुर में हुआ था 1929 में, स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। दूसरा गया में हुआ था 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्षता में। और तीसरा हाजीपुर में हुआ था 1935 में, स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। प्रमुख किसान नेता और कार्यक्षेत्र। यदुनंद शर्मा गया क्षेत्र से बिलोंग करते थे, कार्यक्षेत्र उनका था। और यमुना काड़ी तो दरभंगा सारण क्षेत्र इनका था। और राहुल संस्कृत्यायन तो अनवाड़ी अंबाड़ी यानी सिवान क्षेत्र था इनका। और कार्यानंद शर्मा तो मुंगेर यानी बरहिया ताल, मुंगेर इनका था एरिया। और यदुनंद शर्मा का गया था। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्त के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 में हुआ। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा के पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभाव हो गया। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दे दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नाकाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। शाहाबाद एरिया में नाकाबंदी आंदोलन शुरू किया गया 1920 में नवंबर में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफीक दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दिया और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ। देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया। यानी ये जो जमीन है सदाकत आश्रम वाला वो खैरू मियाँ का है, कह सकते हैं। उन्होंने ही दान में दिए थे ये जमीन और उन्हीं पर मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना करता है। और 30 सितंबर 1921 में मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया 30 सितंबर 1921 से, जिसने राष्ट्रीय भावनाओं को प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पटना हुआ।
प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पटना 22 दिसंबर 1921 को हुआ। उस दिन पटना में हड़ताल आयोजित किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन के लिए मौलाना सज्जाद और इमारत ए शरिया संस्थान का गठन फुलवाड़ी में किया। ब्रिटिश सरकार ने से असहयोग के लिए ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्थान का गठन फुलवाड़ी में किया गया था, फुलवाड़ी शरीफ में। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922। बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध किया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा एवं रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इनके अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ला आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। बिहार सहित संपूर्ण भारत में यह स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ किए और 6 अप्रैल 1930 को ईस्वी को दांडी में नमक कानून को तोड़कर यानी उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किए। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर कानून का विरोध किया गया या तोड़ा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 में हुआ जिसका अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। इनमें सारण
सारण, चंपारण, चंपारण, शाहाबाद, शाहाबाद, पूर्णिया, पूर्णिया, मुंगेर, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। भागलपुर के दीपनारायण को और गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया। मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व में बिहार में पहली और अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित किया गया। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया और 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई, जिनमें 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए और तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए। 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 12 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड के विरोध में पटना में पूर्णतः हड़ताल रहा।
12 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरोध में तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था और 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में वे 5 साथियों, जिनमें रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित किया गया था। इनमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती थी। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख या मुख्य केंद्र जो था वह गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च था। 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए और 8,783 को सजा हुई और 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना में, और दूसरा भागलपुर में 1909 में। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमीन कांग्रेस की स्थापना किया था। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामीन भक्ति रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमीन कांग्रेस की स्थापना किया। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। 1938 ईस्वी में
आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरनी थे। कालांतर में इसके प्रभावशील नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विद्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम देव कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी और श्रीमती भगवती देवी। आशा सहाय 1934 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई और 1946 में जापान में स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जियरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना किया। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की और 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और 1916 में तत्कालिक शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किए। ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार में आगमन हुआ। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का निधन। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान और हर्यक वंश की स्थापना। 455 ईसा पूर्व उदयन द्वारा पाटलिपुत्र में प्रथम बार राजधानी बनाया गया। 344 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना। 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। 78 ईसा पूर्व कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ। 320 ईस्वी गुप्त संवत आरंभ। 635 ईस्वी वैनसांग की बिहार यात्रा। 673 ईस्वी ईत सिंह की बिहार यात्रा। 750 ईस्वी पाल वंश की स्थापना। 1198 बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। 1225 इल्तुतमिश का बिहार बंगाल अभियान। 1324-25 गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359-60 फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। 1529 बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह की जीत। 1539 चौसा का युद्ध शेरशाह की जीत। 1540 कन्नौज युद्ध शेरशाह की जीत और सूर्यवंश की स्थापना। 1541 शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1545 सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन। 1576 अकबर का बिहार विजय। 1616 मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 पीटर मुंडी की बिहार यात्रा और डचों का व्यापारिक केंद्र की स्थापना।
1651 ब्रिटिश व्यापारी केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 1670 जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1713 फर्रुखसिंह का बिहार में राज्याभिषेक। 1717 अंग्रेज कंपनी को व्यापारी का अधिकार मिला। 1740 अलीवर्दी खान बिहार का नवाब बना। 1756 अलीवर्दी खान का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 प्लासी का युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध। 1765 इलाहाबाद की संधि। 1770 बिहार में भीष्मकाल। 1784 गोलघर का निर्माण। 1821 बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ। 1855 से 56 संथाल विद्रोह। 1856 मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। 1856 में 1857 देवघर से बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रसार। 1865 पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन। 1874 बिहार में अकाल। 1884 राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सीवान। 1899 से 1900 बिरसा आंदोलन। 1906 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेशी कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 पृथक बिहार प्रांत बनाने का घोषणा। 1912 पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1913 पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1914 ताना भगत आंदोलन। 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ। 1917 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान सभा आंदोलन। 1920 बिहार में असहयोग आंदोलन, मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 1921 महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। 1923 बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। 1937 बिहार प्रांतीय चुनाव। 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल। पटना सचिवालय गोलीकांड। 11 अगस्त 1942 7 छात्र शहीद और 1942 आजाद दस्तक का गठन। 1946 श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। 1947 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया।